तो फिर से चैप्टर 9 पढ़ते हैं, थोड़ा समय है तो। हाँ, पेज नंबर 160 के ऊपर से लास्ट टाइम हम जिसमें कहते हैं करेक्टिव मेथड के बारे में, कि करेक्टिव मेथड जो है वो करेक्टिव मेथड द्वारा हम जो हमारी वीकनेसेस है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। अब 161 का फर्स्ट पैराग्राफ, but said Patanjali cautions here further that even after establishing the new habit, one should not relax, for the memory patterns of the old habit are not totally destroyed, and there are chances that the mind may relapse into the same old habit due to inertia. अब यहाँ बात आती है कि भाई हम करेक्टिव करके दूसरी साधना करके पुरानी मेमोरी पैटर्न के सामने एक नई पैटर्न बना देते हैं। जैसे कि किसी को बहुत गुस्सा आता है तो करेक्टिव करके उसके सामने नई न गुस्सा आए इस तरह की करेक्टिव एक डेवलप करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी पुरानी जो हैबिट है ये वीकनेस की वो चली गई है। इसलिए ये पतंजलि यहाँ क्वेश्चन करते हैं, सावधानी करते हैं कि भाई ये पुरानी पैटर्न फिर से वापस आ सकती है और आप जहाँ थे वहाँ वापस जा सकते हैं, और इसीलिए बहुत जागृत रहने की ज़रूरत है। और कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े संत होते हैं उसके अंदर भी कुछ वीकनेसेस दिखाई देती है। तो उसका कारण यही है कि कुछ काम तो किया होता है और ये इसको नई पैटर्न भी फॉर्म की होती है, पर पुरानी पैटर्न कम्प्लीटली गई नहीं होती है। तो कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर पुरानी पैटर्न जोर पकड़ लेती है और व्यक्ति को वही पुरानी गलती या पुरानी वीकनेस के प्रति ले जाती है। सच इंट्रूडिंग थॉट्स कमिंग एज they do in series of picture are hindrances or drift, hindrances to our subject of study or discussion, and drift in as much as the mind loses its hold on the subject of study or discussion, picks up and then goes along this whole series of pictures that has come in unasked for, the study or discussion forgotten, and one drifts into something else, something entirely disconnected. How to overcome these hindrances in our study or discussion and to learn to eradicate them from drifts observed are subject matter of scientific study. अब क्या होता है कि हमारे अंदर हम जब आइडियल बैठे हैं तो एक विचारों की सीरीज चलती रहती है, या कुछ मानो कि कोई एक सब्जेक्ट लेके हम स्टडी कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, तो बीच में ये हिंड्रेंसेस और ड्रिफ्ट के रूप में आ जाते हैं। तो जो जब ड्रिफ्ट होती है तो वो एक सब्जेक्ट की ऊपर की जो पिक्चर की सीरीज़ चलती है उसके बदले में दूसरे पिक्चर्स की सीरीज़ चालू हो जाती है। जैसे कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जो बात है उसके पिक्चर की सीरीज़ आपके अंदर बननी चाहिए कि भाई हमारे अंदर इस तरह होना चाहिए। अब ये बात के बदले में आपको एक दूसरी चीज़ बीच में याद आ जाती है, तो जो चीज़ याद आ गई उसकी पिक्चर सीरीज़ आपके अंदर चालू हो जाएगी। जैसे कि कहीं बाहर जाना है या बाहर से आए हैं तो उसकी जो पिक्चर की सीरीज़ जैसे ड्रिफ्ट हुए और उसकी पिक्चर की सीरीज़ अंदर चालू हो जाएगी। इस तरह हमारा जो सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर हम रहते नहीं हैं, सब्जेक्ट भी भूल जाते हैं। और ये चीज़ को आपको कहीं देखनी है तो आप देखना कि जो लोग बड़ी उम्र वाले लोग गार्डन में बैठते हैं और बातें करते हैं, या कई जगह लोग जो फ्री होते हैं, कहीं जाओ शादी में बैठे हैं, कहीं कुछ कामकाज नहीं है, लोग गप्पे मारते हैं, तो उसकी बातों को ध्यान से सुनोगे तो
इतनी जल्दी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे से तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर वो रोल ओवर होते जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से बात शुरू की वही पता नहीं चलता है। तो किसी ने एक बात के ऊपर एक अच्छी बात चालू की, दूसरा ने दूसरी कुछ की, तीसरा ने फिर पॉलिटिक्स के ऊपर चली गई, फिर वहाँ कहाँ से कहाँ बात चली गई, और किसी को इसको कोई ध्यान भी नहीं है, और न कोई किसी को इसकी पड़ी है कि हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ थे और कहाँ आ गए। तो इस तरह हमारे अंदर ये ड्रिफ्ट वगैरह से होता रहता है। तो उसको किस तरह दूर करना और उसको मिटा देना, वो एक साइंटिफिक स्टडी का काम है। साइंटिफिक स्टडी द्वारा हम ड्रिफ्ट का ऑब्जर्व कर सकते हैं। द ह्यूमन माइंड इज accustomed to making a thought picture of every word seen or heard, and this audiovisual method is in many ways so much better for mental grasping than the audio only method of teaching. तो ये एक आजकल तो हालांकि अब टीचिंग के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। पहले तो सिखाते थे तो बोल के सिखाते थे, पढ़ाते थे कि भाई ये है, अब बच्चों को ABCD सिखाते थे तो इस तरह ABCD। अब आज ऑडियो और विजुअल दोनों आ गया, मतलब कान से सुनना है और आँख से देखते हैं, दोनों चीज़ का प्रभाव जो है वो हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा होता है और ग्रास्पिंग बहुत अच्छा होता है। तो अच्छा है, पहले जो हम सीखते थे तो उस ज़माने में तो कुछ विजुअल था ही नहीं, ऑडियो ही था, मतलब टीचर जो बोलते थे सिखाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोर्ड के ऊपर लिखते थे और बताते थे। आज जो है ऑडियो विजुअल जो इफ़ेक्ट है वो बहुत काम करती है, और इसीलिए हम जब शिविर होती है तो और वहाँ जो प्रोजेक्टर मिलता है तो पावर पॉइंट से हम ये चीज़ें एनाटॉमी दिखाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि अब हम रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो रिदमिक ब्रीदिंग में डायाफ्राम हमारा किस तरह मूव होता है, तो अगर आप उसका एनिमेशन देखोगे या इसकी मूवमेंट देखोगे पावर पॉइंट के ऊपर तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। और हमारे एक फ्रेंड ने तो ऐसा डायाफ्राम का एनिमेशन बनाया है, उसके अंदर म्यूज़िक ही डाला है, तो 1 2 3 5 6 म्यूज़िक के साथ डायाफ्राम ऊपर नीचे जाता है। तो जैसे म्यूज़िक के अंदर 1 2 3 आता है, डायाफ्राम नीचे जाता है, फिर 5 6 के अंदर डायाफ्राम ऊपर आता है। तो ऐसा भी एक बहुत अच्छा एनिमेशन बना है। तो ये जब हम देखते हैं तो एग्जैक्ट आइडिया आता है कि हमारा डायाफ्राम किस तरह काम करता होगा। फिर जब हम 3 स्टेप करते हैं तो इसको इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं कि भाई हाँ इस तरह हमारा डायाफ्राम चलता है। तो ये ऑडियो विजुअल मेथड जो है वो काफ़ी उपयोगी है। व्हाट इज मेंटल ग्रास्प? इन अ क्लास ऑफ से 10 पीपल who hear the teacher say something, and in 10 young minds are formed 10 series of mental pictures of what is heard. Of these 10 pupils, those who have mental pictures nearest to what the teacher has in mind, for the latter also has mental pictures while teaching and talking, will have better or good grasp, and those for whom the series of mental pictures are different will have poor or no grasp at all of the subject. अब यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि भाई मानो कि एक क्लास चल रहा है और एक टीचर है और 10 स्टूडेंट्स हैं, और टीचर कोई चीज़ का वर्णन कर रहा है, एक चीज़ की बात कर रहा है, एक चीज़ का वर्णन कर रहा है। तो जो बच्चा का ग्रास्पिंग अच्छा होगा वो बच्चा जो टीचर बोल रहा है उसके अंदर जो मेंटल पिक्चर चल रहा है, इसी प्रकार के मेंटल पिक्चर बच्चे के भी अंदर चलता रहेगा। तो जितना जो टीचर बोल रहा है और समझा रहा है इसकी तरह का ही विचार अगर उसके अंदर आते हैं तो उसका ग्रास्पिंग अच्छा है। और जो बच्चे उसको पकड़ नहीं सकते हैं या उसका जो थिंकिंग है या पिक्चर ऑफ सीरीज है वो टीचर से अलग प्रकार की है, तो उनका पुअर ग्रास्पिंग है, ऐसा कह सकते हैं। इट कुड बी इन सम केसेस दैट द माइंड may be wandering elsewhere, in which case there is no impression at all. Now in an audiovisual method, the series of mental pictures the teacher has in mind is reproduced
clearly, and all 10 pupils will absorb the same series of mental pictures. Hence, the grasp is in all cases ought ideally to be nearly equally good, except for the mind that is wandering, in which case again there will be no impression at all. तो अभी वही चीज़ जो टीचर बोल रहे हैं और बच्चे उसको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, उसके बदले में अगर टीचर वही बात को ऑडियो विजुअल इफेक्ट से बताते हैं, मतलब स्क्रीन के ऊपर उसका उसी चीज़ को भी बताते हैं, उसका एनिमेशन पिक्चर वगैरह बताते हैं और फिर बच्चों को समझाते हैं, तो हो सकता है कि 10 के 10 बच्चे हैं, वो सब के अंदर ये बात समझ में आ जाए कि टीचर क्या कहना चाहते हैं। पर यहाँ फिर भी एक बात तो होती है, क्योंकि सबका कंसंट्रेशन एक समान नहीं होता है, तो कई बच्चे थोड़े कल्पनाशील होते हैं तो विचारों में चले जाते हैं, कल्पना में घुस जाते हैं, तो जो कुछ समझाया जाता है वो उसके अंदर नहीं जाता है, एक इम्प्रेशन जो अंदर जानी चाहिए वो ग्रास्प नहीं होती है, तो वो बात अलग है। एक एक्सेप्शनल केस यहाँ इस तरह का हो सकता है कि जब बच्चा ध्यान नहीं देता है तो उसके अंदर ये बात नहीं जाएगी। बाकी ऑडियो विजुअल के दौरान अगर सब बच्चे ध्यान देते हैं तो सबके अंदर एक समान रूप से ये चीज़ जा सकती है। Now refer to the diagrams. You will observe that diagrams 1, 2 and 3A, 3B are stages in a continuous process of biological growth from within, leading to biological wholeness or completeness in the human system, as besides the front brain, the mass of the midbrain is also activated in stage 3B, 3C. The brain is divided into 3 sections. 1. The fore or front brain, the registration area. 2. The midbrain. And 3. The hind or rear brain. अब हम डायग्राम को देखते हैं, तो डायग्राम जो 5 प्रकार के दिए हैं उसमें पहला, दूसरा, फिर 3A और 3B के अंदर ये बायोलॉजिकल ग्रोथ की एक कंटिन्यूस प्रोसेस बताई जाती है। तो पहले के अंदर 2, 4 2 है, उसके बाद में जो सेकंड में 5 to 2 होता है, तो अभी इसका बायोलॉजिकल ग्रोथ हुआ। व्यक्ति ऐसे नहीं बन जाती है 5 to 1, उसके अंदर बायोलॉजिकल ग्रोथ होना जरूरी है, तो वो 5 to 1 बनी। इससे भी और फिर बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है तो 3A के ऊपर जाती है और फिर 3B तक जा सकती है ये व्यक्ति, और इस तरह फिर वो बायोलॉजिकली कंप्लीट या होल बन सकती है हमारी ह्यूमन सिस्टम। और फिर दूसरे जो ब्रेन के हिस्से हैं जैसे मिड ब्रेन वगैरह हैं, उसको भी एक्टिवेटेड किया जाता है और उसके द्वारा 3B और 3C जो फाइनल स्टेजेस है वहाँ तक भी पहुँचा जा सकता है। तो मेन जो है ब्रेन के 3 हिस्से हम कह सकते हैं। एक अगला हिस्सा जिसको हम रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं, जहाँ IESM केंद्र है। दूसरा जो है मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन भी 2 पार्ट में है, एक मिड राइट ब्रेन है और दूसरा मिड लेफ्ट ब्रेन है। और तीसरा जो है वो जिसको हम मेमोरी पुल कहते हैं, वो रियर ब्रेन या हाइंड ब्रेन, बिहाइंड ब्रेन जिसको कहते हैं। इस तरह ब्रेन के 3 हिस्से हैं। वी रिसीव इनकमिंग इम्पल्सेस थ्रू आवर 5 सेंसेस, that is through our electromagnetic field, but appear to receive them from our sense organs. Please remember that the two are not one and the same thing. The sense organs are not the senses themselves. अब जो 5 हमारी इंद्रिय से इनकमिंग इम्पल्स आते हैं, पर वो ऐसे दिखता है कि जैसे हमारे इंद्रिय अंग से आते हैं। ये 2 चीज़ अलग है जो खास ध्यान से समझ लेना जरूरी है। एक है इंद्रिय मतलब सेंसेस, और दूसरा है इंद्रिय अंग मतलब सेंस ऑर्गन। आँख है तो वो सेंस ऑर्गन है, और आँखने की देखने की जो शक्ति है वो जो है वो सेंस है या सेंसिस है। तो हम जब कोई चीज़ बाहर देखते हैं तो आँख द्वारा देखते हैं, तो वो जो सामने चीज़ है वो चीज़ का जो मटेरियल है उसके वाइब्रेशंस या उसके जो चीज़ है वो हमारे अंदर आती है। इसको हम इम्पल्स कहते हैं। वहाँ से कुछ चीज़ आए, साइंस इसको पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं।
जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आता है। तो कोई चीज़ सुनते हैं या देखते हैं तो उसके दौरान जो है वो हमारे अंदर ये आँख कान वगैरह पांचों इंद्रिय से में से कोई भी एक इंद्रिय द्वारा ये चीज़ वाइब्रेशंस अंदर आते हैं और लगता है ऐसा कि जैसे कि ये आँख ने देखा इसीलिए समझ में आया, पर हकीकत में वो सेंसिस काम करती है। थ्रू ए नेटवर्क ऑफ नाडीज दिस इम्पल्सिस कैरिंग मैसेज are transmitted from the electromagnetic field to the spinal cord, the ultimate highway of nerve communications from all the area of the physical body. अब जो इम्पल्स अंदर आया वो नाड़ियों द्वारा ऊपर जाता है और साथ में जो हमारे वो पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है। इम्पल्स जो आता है वो जो आया तो एस्ट्रल बॉडी का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आता है और वहाँ नाड़ी वगैरह हैं तो उसके द्वारा वो ऊपर चढ़ता है। उसके साथ में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पूरी नर्वस सिस्टम फैली हुई होती है और नर्वस सिस्टम के वो पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है और ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है। तो फिर वो जो इम्पल्स आया वो स्पाइनल कॉर्ड की ओर ट्रांसमिट हो जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाके ब्रेन के अंदर जाता है। मेमोरी पुल से मेमोरी को मिलता है, आइडेंटिकल मेमोरी को, और फिर आगे विचार बनता है। They then travel via the spinal cord to reach the rear brain or base of the skull, an area incorrectly designed as unconscious mind. Anything unconscious can be of no use in our conscious progress. We call this area the memory pool of accumulated memory patterns, and it is divided into two subsections. 3A marked shallow has all the memory patterns of this current life from conception onward, and 3B marked deep has all the memory patterns of all the millions of previous lives. A duplicate copy brought from the supermicro recording monitor and stored. Before this section 3B deep, the oceans of the world put together would look like a drop. अब ये जो इम्पल्स आया वो हम जानते हैं कि ऊपर जाता है, तालुका के पास में जो वाल है उससे ऊपर जाता है और मेमोरी पूल है जहाँ हमारी मेमोरी सब पड़ी हुई है, वहाँ से एक आइडेंटिकल मेमोरी को वो बाहर निकालता है। आइडेंटिकल मतलब जिस चीज़ हमने बाहर देखी है उसकी ही मेमोरी बाहर आनी चाहिए। उसके बदले कोई दूसरी मेमोरी बाहर आती है तो वो जो है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह की जो मेमोरी को बाहर आती है और फिर वो दोनों मिलके ऊपर के हिस्से से, ब्रेन के ऊपर के हिस्से से आगे रजिस्ट्रेशन एरिया तक वो जाते हैं और वहाँ विचार बनता है। तो ये जो पीछे जो मेमोरी पूल है उसको नॉर्मल कोर्स में अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, पर वो अनकॉन्शियस माइंड नहीं है, क्योंकि कोई भी अनकॉन्शियस चीज़ जो है वो हमारा कॉन्शियस प्रोग्रेस के अंदर कोई उसका उपयोग ही नहीं होता है। तो इसीलिए तावरिया जी उसको मेमोरी पूल कहते हैं। और दो मेमोरी पूल है, एक 3A है, एक 3B है। 3A में हमारा जन्म से लेके आज तक की सब मेमोरी, जन्म के बाद में क्या हुआ था वो भी मेमोरी वहाँ पर ही है। हालांकि वो हमें याद नहीं है कि हम एकदम छोटे थे तब क्या हुआ था हमारे साथ में, वो आज हमें याद नहीं है, पर जन्म से लेके सारी मेमोरी जो है वो वहाँ स्टोर हो जाती है 3A के अंदर। और अब तक के हमारे जो अनेक लाखों जन्म हो चुके हैं उन सब की मेमोरी जो है वो 3B के अंदर स्टोर हो जाती है। और ये 3B इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि सारी पृथ्वी के जितने भी समंदर है इन सबको इकट्ठा मिला लो फिर भी ये 3B के आगे तो वो सारे एक ड्रॉप के समान, एक बूंद के समान महसूस होते हैं। इतना 3B डीप में है, क्योंकि अनेक जन्मों की मेमोरी उसके अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ रुकते हैं आज, थोड़ा आगे पहले थोड़ा बहुत भारी सब्जेक्ट था, तो यहाँ रुकते हैं।